शब्द जो इतिहास बन गए, आवाजें जो आज भी गूंजती हैं। स्वागत है आपका आइकॉनिक वॉइसेस में। एक विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रस्तुत करता है इंडिया अनस्क्रिप्टेड, जहां हम लेकर आते हैं भारत के महान विचारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और नेताओं के ऐसे भाषण और लेख जिन्होंने न केवल इतिहास रचा बल्कि एक नई सोच को जन्म दिया। हर एपिसोड में आप सिर्फ इतिहास नहीं सुनते, आप उसे महसूस करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो कभी दिलों को झकझोर गए, साम्राज्यों को हिला गए और पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे। ये है आइकॉनिक वॉइसेस। नमस्कार, आज हम बात करेंगे क्रांति शब्द पर। बिल्कुल। लेकिन भगत सिंह और बीके दत्त के नजरिए से उनके विचारों में इसका क्या मतलब था? हाँ, उनका एक मशहूर लेख है क्रांति, भगत सिंह का विचार। हम उसी के कुछ हिस्सों पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्रांति सिर्फ बम और पिस्तौल चलाने तक ही सीमित क्यों नहीं थी। सही कहा, क्योंकि अक्सर लोग क्रांति को बस उथल पिथल या हिंसा से जोड़ देते हैं। हाँ, पर ये लेख बताता है कि उनके लिए ये कहीं ज्यादा गहरा था, एक जरूरी वैचारिक और सामाजिक बदलाव। बिल्कुल, और ये फर्क लेख की शुरुआत में ही साफ कर दिया गया है। अच्छा, कैसे? उसमें लिखा है कि जैसे बम फेंकना वो अपने आप में क्रांति नहीं थी, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो बड़ा संघर्ष था उसका एक हिस्सा था। मतलब एक जरूरी कदम माना गया स्वराज मिलने तक। अच्छा, तो मतलब तात्कालिक कार्रवाई और जो उनका दूर का लक्ष्य था वो अलग चीजें थी। हाँ बिल्कुल, एक तात्कालिक जरूरत और एक अंतिम मंजिल। तो ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने वाली बात नहीं थी। तो फिर लेख में क्रांति को मतलब कैसे समझाया गया है? उनके मुताबिक क्रांति का मतलब सिर्फ हिंसा या लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ। बल्कि जो मौजूदा समाज व्यवस्था है, जो अन्याय पर टिकी है, उसमें पूरी तरह से बदलाव लाना, आमूल परिवर्तन, ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। आमूल परिवर्तन यानी जड़ से बदलाव। यही उनकी क्रांति का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु था। वो मानते थे कि ये जो ढांचा है शोषण वाला, इसे पूरी तरह बदलना होगा। और इसकी जगह फिर कैसी व्यवस्था लाना चाहते थे वो? क्या इसका कोई अंदाजा था उनके मन में? हाँ, लेख इशारा करता है कि उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसी समाज व्यवस्था थी जहाँ मजदूरों का राज हो, सर्वहारा का अधिनायकत्व जैसा कहा जाता है, और समाज में कोई वर्ग ना हो, वर्गहीन समाज। तो ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक नए समाज का नक्शा था। सही, एक सपना था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस मंजिल तक पहुंचे कैसे? सिर्फ सोच बदलने से तो व्यवस्था नहीं बदलती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर राजनीतिक क्रांति की अहमियत सामने आती है। राजनीतिक क्रांति? हाँ, लेख के मुताबिक उनका मानना था कि पहले राजनीतिक सत्ता जरूरी है, मतलब पहले पॉलिटिकल पावर हाथ में आए। अच्छा। उसी राजनीतिक शक्ति से फिर समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, शोषित हैं, उन्हें वो ताकत मिलेगी कि वो अपने हक के लिए लड़ सकें, ताकि वो फिर सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला पाएं। बिल्कुल। तो राजनीतिक बदलाव को वो सामाजिक बदलाव की पहली जरूरी सीढ़ी मानते थे। अच्छा, यानी पहले राजनीतिक ताकत और उसके बाद फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय। पर क्या ये सिर्फ मतलब सत्ता बदल देने की बात थी या इसके पीछे कोई और गहरी सोच भी काम कर रही थी? नहीं, ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये सोच का बदलना भी था, बहुत जरूरी। लेख में क्रांति को एक वैचारिक परिवर्तन की तरह देखा गया है। वैचारिक परिवर्तन? हाँ, जोर इस बात पर है कि मकसद किसी इंसान को मारना नहीं है, मकसद है उस अन्याय भरी व्यवस्था को, उस सोच को खत्म करना जो भ्रष्टाचार फैलाती है, जो शोषण करती है। लेकिन अगर मकसद वैचारिक था, सोच बदलना था, तो फिर बम और पर्चों का इस्तेमाल ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल आता है मन में, लेकिन लेख इसे एक रणनीति की तरह समझाता है। उनका मानना था कि क्रांति के लिए सबसे जरूरी है जनता में चेतना जगाना, जागरूकता। चेतना मतलब लोगों को जागरूक करना? बिल्कुल, जो जनता एक तरह से सोई हुई है उसे जगाना, उसका ध्यान खींचना और उन्हें ये बताना कि भाई तुम्हारा असली दुश्मन कौन है, तुम्हारा शोषण कैसे हो रहा है। अच्छा, तो बम और पर्चे जैसे तरीके ध्यान खींचने के लिए थे? हाँ, एक तरह से सोई हुई व्यवस्था और समाज को झंझोड़ने का एक जरिया, ताकि लोग असल लड़ाई के लिए, बड़े बदलाव के लिए तैयार हों। ये साधन थे, मंजिल नहीं। समझ गए। तो फिर उनकी वो मंजिल, वो आमूल परिवर्तन जिसकी बात हो रही थी, वो असल में था क्या? कैसा समाज चाहते थे वो? हाँ,
तो वो एक ऐसी क्रांति चाहते थे जो पूंजीवाद को, साम्राज्यवाद को पूरी तरह खत्म कर दे। एक ऐसा समाज बने जहां आम इंसान को, मजदूर को उसकी मेहनत का सही फल मिले, और जहां शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, देश के जो संसाधन हैं उन पर सबका बराबर का हक हो। तो ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं थी, ये तो सामाजिक और आर्थिक बराबरी का भी सपना था। बिल्कुल, बहुत बड़ा सपना था। तो कुल मिला के अगर हम देखें, भगत सिंह और दत्त के लिए क्रांति सिर्फ तोड़ फोड़ या हिंसा नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक बहुत गहरी वैचारिक और सामाजिक लड़ाई थी, है ना? सही कहा। जिसका आधार था न्याय और बराबरी, और इसके लिए लोगों में जागरूकता और त्याग की भावना जरूरी थी। हाँ बिल्कुल, लेख इसी वैचारिक परिवर्तन पर, अन्याय को जड़ से मिटाने की सोच पर बहुत जोर देता है। और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में जब हम अलग अलग तरह की व्यवस्था की नाइंसाफियों को देखते हैं, उनसे जूझते हैं, तब ऐसी वैचारिक क्रांति, मतलब अन्याय के खिलाफ बुनियादी सोच और सिस्टम में बदलाव का विचार, ये आज कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इंकलाब जिंदाबाद।